हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्र प्रकाश साहू एक बार फिर से आपके सामने। आज मैं आपको एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बताने जा रहा हूं। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग डेटाबेस के बारे में पढ़ चुके हैं, डीबीएमएस के बारे में हमने डिटेल में जाना और क्यों रिक्वायरमेंट पड़ती है डेटाबेसेस की, ये भी हमने जाना और डिस्कस किया है। अभी हम लोग डेटाबेसेस के बारे में और थोड़ा सा जानेंगे। पहले हम इसका एडवांटेजेस पढ़ेंगे, फिर डिसएडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस में है डेटाबेस हमें सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी, फास्टर एक्सेस, कॉनकरेंट एक्सेस, शेयरिंग फैसिलिटी, इसके साथ साथ रिडंडेंसी कम करना और इनकंसिस्टेंसी कंट्रोल भी कराता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि डेटाबेस हमारे लिए बड़ा यूज़फुल है। तो एक एक करके हम ये पॉइंट डिस्कस करते हैं। डेटाबेस इंश्योर्स सेफ्टी, इट इंश्योर्स सिक्योरिटी। डेटाबेस, जो भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो डेटाबेसेस की सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। दैट मीन्स डेटाबेसेस को सभी लोग उसके ऊपर एक्सेस नहीं कर सकते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डिसाइड करता है कि कौन से यूज़र का क्या रोल होगा और रूल के अकॉर्डिंग ही यूज़र्स डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। केवल एडमिन के पास ही अधिकार होता है कि वो डेटाबेस को कंप्लीटली देख और मॉडिफाई कर सकता है। बाकी अदर यूज़र्स केवल उन डेटाबेस को या टेबल्स को या स्ट्रक्चर्स को देख सकते हैं जिनके लिए वो अलाउ किए गए हैं। इससे होता ये है कि कोई भी यूज़र किसी दूसरे ऐसे डेटा को एक्सेस नहीं पाता है जो उसके लिए इंटेंडेड ना हो, और जो इंटेंडेड ना हो उसमें कोई मॉडिफिकेशन भी नहीं कर सकता है। इस तरीके से अनऑथराइज्ड एक्सेस डेटाबेस के ऊपर कंट्रोल कर लिया जाता है। और डेटाबेस जब भी हमें डेटा प्रोवाइड करता है तो केवल उतना ही पार्ट प्रोवाइड करता है जितना कि हमने मांगा या इम्पोर्टेंट है, बाकी सारा डिटेल हाइड रखता है। फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ करिए कि एक हम अभी कंपेयर करने के लिए रिलेशनल डेटाबेस को लेते हैं। एक हमारे पास मान लीजिए कि टेबल है जो कि रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम का एक पार्ट है। उस टेबल में नेम, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल, ये सारा कुछ दिया हुआ है। अब मान लीजिए किसी टीचर को ज़रूरत है उस क्लास के, जिसका भी ये डेटाबेस है, उस क्लास के स्टूडेंट नेम्स की, तो डेटाबेस का यूज़र एक क्वेरी सेंड करेगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को, और उस क्वेरी के बेस पर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डेटाबेस का केवल उतना ही पार्ट प्रोवाइड करेगा जितना मांगा गया है। फॉर एग्जांपल अगर नेम ऑफ़ स्टूडेंट्स मांगा गया है तो उस डेटाबेस से केवल नेम ऑफ़ स्टूडेंट प्रोवाइड किया जाएगा। इसकी जगह पर अगर हम लोग फ्लैट फाइल सिस्टम की बात करें तो अगर मांगा गया है फाइल का एक पार्ट तो उसके लिए पूरी फाइल ही प्रोवाइड की जा सकती है, या फिर अगर फाइल का एक पार्ट प्रोवाइड करना हुआ तो उसके लिए एक ऐसा प्रोग्राम हमें रन करना होगा जो फाइल की एक और कॉपी बना दे जिसमें कि उस फाइल का कुछ एक पार्ट हो, पूरा पार्ट ना हो, और फिर उस पार्ट को यूज़र को सौंप दे। पर इसके लिए प्रोग्राम होना चाहिए। अब इस प्रोग्राम के कारण एक नई कॉपी क्रिएट हो रही है जो डेटा की, वो डेटा डुप्लीकेसी बढ़ा रही है, डेटा की रिडंडेंसी वो एक्चुअली में बढ़ा रही है, और रिडंडेंसी के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है। हम आगे ये भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद डेटाबेस सपोर्ट्स इन मेंटेनिंग इंटेग्रिटी है।
एक डेटाबेस में अगर मान लीजिए कुछ डेटा हैं, जिसमें से एक डेटा है डेट ऑफ बर्थ, और डेट ऑफ बर्थ पर अगर आप रेस्ट्रिक्शन रख दें कि DDMMYYYY का ही फॉर्मेट होगा तो ये बेटर होगा। इससे कोई भी कंफ्यूज होके गलत फॉर्मेट में डेटा नहीं पुट कर सकेगा, और अगर गलत फॉर्मेट में डेटा पुट करता है तो वो भी हैंडल कर लिया जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए आपने कोई वेबसाइट बनाई है और चाहते हैं केवल वही यूज़र रजिस्टर करें जो कि 18 साल की उम्र से ज़्यादा के हैं, तो आपने एक चेक लगा दिया एज का कि एज जिसका 18 ईयर से ऊपर होगा वही रजिस्टर कर पाएगा। इस तरीके से केवल वैलिड यूज़र ही रजिस्टर कर पाएंगे, बाकी अदर यूज़र नहीं रजिस्टर कर पाएंगे। तो और आपके डेटा की इंटेग्रिटी मेंटेन है कि दैट मीन्स जो भी डेटा आपके पास रहेगा वो वैलिड रहेगा। देन शेयरिंग भी सपोर्ट करता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। शेयरिंग के लिए डेटाबेस सिस्टम एक डेटाबेस को कई यूज़र्स के बीच में शेयर करा सकता है, और ये जो शेयरिंग है ये कॉन्करेंट शेयरिंग भी हो सकती है। दैट मीन्स एक ही फाइल को मल्टीपल यूज़र्स को तो ये शेयर कराता ही है, उसके साथ साथ उस फाइल को मल्टीपल यूज़र को साइमल्टेनियसली एक्सेस करने की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। वैसे तो कोई भी जैसे फाइल सिस्टम के साथ भी ऐसा हो सकता है कि एक ही फाइल में मल्टीपल यूज़र्स एक्सेस करने की कोशिश करें, लेकिन एक ही फाइल में अगर मल्टीपल यूज़र एक साथ एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो वो गलती से कुछ अपडेट कर सकते हैं या ऐसा मॉडिफाई कर सकते हैं जिससे अदर यूज़र्स का डेटा अफेक्टेड हो। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, मान लीजिए कि बैंकिंग सिस्टम का डेटाबेस है जिसमें यूज़र ए यूज़र बी के अकाउंट में 500 रुपये डालता है। तो इसके लिए कम से कम 2 ट्रांजैक्शंस की ज़रूरत होगी। एक, यूज़र ए के अकाउंट से 500 रुपये डेबिट होना, और दूसरा यूज़र बी के अकाउंट में 500 रुपये क्रेडिट होना। और मान लीजिए कि जिस टाइम पर यूज़र बी के अकाउंट से 500 रुपये क्रेडिट हो रहा है, जस्ट उसी टाइम पर जब यूज़र ए का ट्रांजैक्शन हो रहा है बी के साथ, दैट मीन्स यूज़र बी में 500 रुपये ऐड होना चाहिए। उसी टाइम पर सपोज़ करिए कि किसी यूज़र सी ने 500 रुपये यूज़र बी से ले लिया, दैट मीन्स यूज़र बी का जो अमाउंट है वो 0 हो गया, और यूज़र ए से अमाउंट 500 आने के कारण उसमें अमाउंट 500 ही रहा। तो यूज़र ए को जो यूज़र बी का अमाउंट दिखेगा वो 500 दिखेगा। दैट मीन्स ऐसा लग सकता है कि ए से रुपए तो ट्रांसफ़र हुए और बी में नहीं आए। ऐसे ही ये भी प्रॉब्लम हो सकती है कि ए से ट्रांसफ़र हो और वास्तव में बी में पहुँचे ही ना। तो कॉनकरेंसी के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, और डेटाबेस सिस्टम इन सारी प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए रूल्स और रेगुलेशंस प्रोवाइड करता है, जिसे हम कॉनकरेंसी प्रोटोकॉल कहते हैं। इसके साथ साथ डेटाबेस सिस्टम डेटाबेस पर फास्टर एक्सेस प्रोवाइड करता है। डेटाबेस में स्टोर डेटा को बहुत आसानी से और बहुत तेज़ी से एक्सेस किया जा सकता है इन कंपैरिजन टू फाइल सिस्टम, जिसमें एक एक फाइल को पूरा चेक करना पड़ेगा किसी डेटा को एक्सेस करने के लिए। डेटाबेस सिस्टम में बहुत आसानी से अगर आपको कोई की मालूम है उस डेटाबेस की, तो बहुत आसानी से आप रिक्वायर्ड डेटा को एक्सेस कर सकते हैं और बहुत फास्टर एक्सेस कर सकते हैं। एडवांटेजेस के बाद नेक्स्ट एडवांटेजेस में भी हम देखते हैं, जैसे रिडंडेंसी की बात मैंने पहले की। जब हम एक फ़ाइल की दूसरी कॉपी बनाते हैं या उससे रिलेटेड एक और कॉपी बनाते हैं जो उसमें उसका पूरा डेटा ना होकर थोड़ा बहुत भी डेटा हो,
तो इससे एक ही डेटा की मल्टीपल कॉपी हो जाने को ही हम रिडंडेंसी कहते हैं, या डुप्लीकेशन को ही हम रिडंडेंसी कहते हैं। अब रिडंडेंसी होने से स्पेस तो ज़्यादा रिक्वायर्ड हो ही जाता है। इसके साथ साथ ये भी प्रॉब्लम आ सकती है कि मान लीजिए एक ही डेटा दो जगह स्टोर हो, एक ही स्टूडेंट का डेटा एक तो एडमिशन फाइल में स्टोर हो और एक क्लास टीचर की फाइल में स्टोर हो, और क्लास टीचर के पास अगर स्टूडेंट रिक्वायरमेंट देता है कि सर प्लीज़ चेंज माय एड्रेस या चेंज माय फ़ोन नंबर, और क्लास टीचर मान लीजिए अपनी फाइल में स्टूडेंट का फ़ोन नंबर चेंज कर लेता है। किसी टाइम प्रिंसिपल को ज़रूरत पड़ती है और वो पूछता है कि पर्टिकुलर स्टूडेंट का फ़ोन नंबर बताइए। अब उस स्टूडेंट का फ़ोन नंबर क्लास टीचर की फाइल में कुछ है और एडमिशन फाइल में कुछ है, तो करेक्ट कौन सा फ़ोन नंबर है ये जानना मुश्किल हो जाएगा। और मान लीजिए ये तो फ़ोन नंबर का सवाल था, इसकी जगह डेट ऑफ बर्थ होता। टीचर ने अपनी फ़ाइल में डेट ऑफ बर्थ चेंज किया, लेकिन एडमिशन सेल की फ़ाइल में डेट ऑफ बर्थ नहीं चेंज किया है। अब किसी टाइम प्रिंसिपल या किसी रिक्वायरमेंट के कारण अगर डेट ऑफ बर्थ मालूम करने की ज़रूरत होती है और एडमिशन सेल से पूछा जाता है कि पर्टिकुलर स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ बताइए, और वो एक डेट ऑफ बर्थ बताता है, क्लास टीचर एक डेट ऑफ बर्थ बताता है, तो एक ही स्टूडेंट के दो डेट ऑफ बर्थ नहीं हो सकते हैं। और इस तरीके से क्योंकि दो फाइल्स हैं जहाँ पे स्टूडेंट का रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है और दो अलग अलग डेटा हैं, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग में फर्दर। इसी को हम इनकंसिस्टेंसी कहते हैं। एक जगह एक डेट ऑफ बर्थ, दूसरी जगह दूसरा डेट ऑफ बर्थ, और ये होता है रिडंडेंसी के कारण। इस इनकंसिस्टेंसी के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती हैं। एडवांटेजेस डिस्कस करने के बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं डिसएडवांटेजेस पर। तो डिसएडवांटेजेस में सबसे पहला तो डिसएडवांटेज है कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर। एक अलग से आपको सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ रही है, कुछ एक्स्ट्रा हार्डवेयर की भी ज़रूरत पड़ सकती है। फॉर एग्जांपल आपके पास बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, तो उसे आप अपने लैपटॉप या मोबाइल पर स्टोर नहीं रख सकते। उसके लिए कुछ अलग से हार्ड डिस्क या टेप ड्राइव्स वगैरह की ज़रूरत पड़ सकती है ताकि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर कर सकें। और वो जो हार्ड डिस्क हो वो इतनी फास्टर होनी चाहिए कि मल्टीपल रिक्वेस्ट को एक साथ सर्व कर दें। दैट मीन्स कोई ऐसी हार्ड डिस्क या ड्राइव हो जो 100 या 100 से ज़्यादा रिक्वेस्ट जो एक साथ हो रहे हैं उस ड्राइव से डेटा निकालने के लिए उनको एक साथ सर्व कर सके। तो इस केस में हार्डवेयर की कास्ट और ज़्यादा बढ़ जाती है। सेंट्रलाइजेशन होने के कारण भी डेटाबेसेस के साथ प्रॉब्लम खड़ी होती है कि मान लीजिए जो सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है उसको किसी हैकर ने एक्सेस करके उसमें कुछ चेंजेस कर दिए। अब इस केस में पूरा सिस्टम फेल हो जाएगा, क्योंकि एक ही जगह डेटा था और वहाँ पे चेंज होने पे डेटा में एक्चुअली चेंज आ गया। और क्योंकि एक ही सिस्टम है तो एक ही बार एफर्ट करना होगा उस सिस्टम को एक्सेस करने के लिए या हमारे टोटल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को अफेक्टेड करने के लिए, डिस्टर्ब करने के लिए। और अगर हम चाहते हैं कि जो सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है वो उसकी थोड़ा सा एक बैकअप बना लें, सो दैट कि अगर इनएडवर्टेंटली कभी हमारा डेटाबेस डिलीट होता है या उसमें कोई मॉडिफिकेशन आता है इनएडवर्टेंट, तो उसको हम लोग रिकवर कर सकें। बट बैकअप और रिकवरी इतना इजी टास्क है नहीं, और इसके लिए हमें हो सकता है कि एवरीडे बैकअप की रिक्वायरमेंट पड़े। तो एवरीडे बैकअप करना एक अलग से टास्क हो गया और इसमें भी कुछ टाइम का इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है। इस तरीके से दोस्तों हमने देखा कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम उन केसेस में
ज़्यादा अच्छा है, जहाँ पे सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस की ज़रूरत पड़ती है और जहाँ बहुत सारे लोग एक ही डेटाबेस को एक्सेस करना चाहते हैं, एक साथ एक्सेस करना चाहते हैं। उसके साथ ही जब डेटाबेस को हम देखते हैं तो ये हमें फास्टर एक्सेस प्रोवाइड करता है, हायर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, इनकन्सिस्टेंसी रिड्यूस करता है, रिडंडेंसी घटाता है और सिक्योरिटी भी बढ़ाता है। इसके साथ साथ शेयरिंग की फैसिलिटी भी हमें प्रोवाइड करता है। धन्यवाद।